नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे यूरोपीय कंपनी का आगमन, यानी कि यूरोपीय कंट्री में यूरोपीय कंपनी, यानी कि देखे थे हम लोग जो कैसे ब्रिटिश कैसे आते हैं, पुर्तगाली की कंपनी किस तरह से आते हैं, ठीक है। और साथ साथ ये भी बात किए थे कि जब यूरोपीय कंट्री भारत में आ रही थी तो उस समय भारत का जो स्टेट था, यानी भारत का जो राज्य था, वो आपस में बिखर रहे थे। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। जैसे में जैसे अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद का चर्चा किए थे, कर्नाटक का चर्चा किए थे, जिसमें मैसूर भी आएगा और मराठा साम्राज्य भी आएगा, ठीक है। तो ये जो भारत का राज्य जो कि यूरोपीय कंपनी आ रहे थे, तो ये सामने सब उभर कर आ रहे थे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग का पुर्तगालियों का आगमन यानी डिटेल से हम करेंगे कि भारत में किस तरह से पुर्तगाली आते हैं, ठीक है। पुर्तगाली का अगर आगमन देखा जाए तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि पुर्तगाली के क्या रीजन है कि भारत आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि देखिए, एशिया और यूरोप का जो व्यापार है वो मतलब कि एंशिएंट काल से ही चला जा रहा है, जो कि आज के डेट में हम लोग सिल्क रूट कहते हैं। यानी कि सिल्क रूट के माध्यम से ही यूरोप और एशिया का व्यापार होता रहा है, ठीक है। पहला ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है, देखिए, अब दूसरा रीजन अगर देखा जाए तो दूसरा अगर रीजन देखा जाए देखिए, अब दूसरा अगर रीजन देखा जाए तो देखेंगे जैसे कि ये सपोज ये भारत है, ठीक है। ये भारत का ये पूरा एशिया वाला मतलब कि एशिया महादेश हो गया, जो कि एशिया महादेश में देखा जाए तो ये अरब कंट्री हो गई, ठीक है। अरब कंट्री है। अरब कंट्री में जैसे कि अब अरब कंट्री में यहाँ पर एक तुर्की है, ठीक है, तुर्की कंट्री। अब तो तुर्की जो कंट्री है, तो तुर्की कंट्री में ना एक उस्मानिया राज्य का साम्राज्य उभर कर सामने आ रहा था। यानी कि इसका इतना वर्चस्व था कि इसका सामना करने वाला कोई आसपास कोई देश नहीं था, ठीक है। तो यानी कि उस्मानिया साम्राज्य है जो है ये सामने आ रहा था 15वीं 16वीं के करीब, ठीक है। तो उस्मानिया साम्राज्य अपने क्षेत्र को विस्तार कर रहा था, जो कि अरब कंट्री यानी कि तुर्की, सीरिया, सऊदी अरब, ये सब एरिया पर अपना अधिकार जमा लिया था। साथ में अगर देखा जाए तो कुछ मतलब बढ़ते समय के अकॉर्डिंग देखा जाए, बढ़ते समय के अनुसार भी अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। यानी कि अरब कंट्री ये पूरा, और ये साउथ अफ्रीका वाला क्षेत्र जो कि सॉरी तुर्की नहीं, मिस्र, ठीक है, ये मिस्र वाला क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। यानी कि इन सब देश को अपना अधिकार जमाने के फलस्वरूप यूरोपीय कंट्री की ओर जा रहा था, ठीक है। अब यूरोपीय कंट्री में अगर देखते हैं तो यूरोपीय कंट्री में दो कंट्री ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण है, यानी कि वेनिस और जेनेवा। यूरोपीय कंट्री वेनिस और जेनेवा, जो कि इस समय वेनिस और जेनेवा व्यापार के मामले में समृद्ध थे, ठीक है। तो इन देखिए, अब वेनिस और जो जेनेवा जो है, उस्मानिया साम्राज्य को बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए वेनिस और जेनेवा डर के कारण पुर्तगाली की मदद की है, ठीक है। पुर्तगाली का मदद की है, क्यों? क्योंकि यूरोप और एशिया का जो व्यापार होता था वो स्थल मार्ग से होता, और स्थल मार्ग पर किसका वर्चस्व हो गया? उस्मानिया साम्राज्य के। तो ठीक है, तब यहाँ पर आप देखेंगे तो वेनिस और जेनेवा जो है पुर्तगाली को सहायता देते हैं, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं तथा टेक्निकल सपोर्ट जैसे जहाज वगैरह की सुविधा देते हैं, और पुर्तगाली जो है भारत की खोज में निकलता है। यानी कि उस्मानिया साम्राज्य के कारण पुर्तगाली जो है भारत की खोज में निकलता है, क्योंकि जब एशिया और यूरोप का व्यापार रुक जाता है तो फिर पुर्तगाली को जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये वो मेन रीजन, यानी कि पुर्तगाली का भारत मतलब कि पुर्तगाली कंट्री या फिर यूरोपीय कंट्री अगर बोल सकते हैं, तो यूरोपीय कंट्री के जो मतलब भारत आए, तो मेन रीजन यहाँ देख सकते हैं उस्मानिया साम्राज्य का उद्भव के साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पे स्थल मार्ग पर रुकावट उस्मानिया साम्राज्य के द्वारा, ठीक है। तो अब देखते हैं अब पूरा पुर्तगाली किस तरह से आते हैं। यानी कि अब देखा जाए तो पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी जो है यह समुद्री मार्ग खोज करने में सहायता करते हैं किसको? पुर्तगाली यात्री जो है एक बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि यह बार्थोलोम्यू डियाज जो है समुद्री मार्ग खोज करने के लिए सबसे पहले देखा जाए तो यह 1487 के करीब भारत को मतलब कि एशिया को खोज करने के लिए निकलता है। लेकिन यह जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट यानी कि केप ऑफ गुड
केप ऑफ गुड पहुंचकर या फिर वापस चला गया, ठीक है। या मतलब कि बार्थोलोम्यू डियाज है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर रुका था और वहां से वापस चला गया, जिसको केप ऑफ गुड कहते हैं। यानी कि फिर 10 साल बाद 10 साल बाद जो है वास्को डी गामा 1498 में भारत 1498 में भारत आता है, ठीक है। अब भारत आने के बाद 1502 में कालीकट पहुंचता है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे वास्को डी गामा 1502 में भारत आते हैं, लेकिन इनके पहले आने से पहले देखिए क्या क्या समस्या है। जैसे कि अब देखा जाए समस्या, तो अरब कंट्री में किसका साम्राज्य है, अरब क्षेत्र पर उस्मानिया का। यानी कि वहां पर देखा जाए तो अरब कंट्री जो है, मुस्लिम जो है, वहां पर मतलब कि एशिया और यूरोप को व्यापार करने के लिए मुस्लिम कंट्री जो है ऐसा नहीं चाहते थे कि व्यापार करे, ठीक है। यानी कि जो भी मतलब व्यापार हो उस पर टैक्सेस भी लगाते थे, ठीक है। अब जैसे वास्को डी गामा 1502 में आया कालीकट, ठीक है, और कालीकट से अपना व्यापार करने के लिए सबसे पहले यहाँ से मसाला का व्यापार किया। यानी कि जब मसाला का व्यापार करके अपने यूरोपीय कंट्री में ले गया, तो वहां का मतलब वहां पे 3 गुना इसको फायदा होगा। किसको, वास्को डी गामा को। अब उसके बाद देखते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो है 1505 में ये आते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। अब देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा का कहानी क्या है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो है यह गवर्नर पहले 3 साल के लिए आते हैं, ठीक है। व्यापार का मतलब कि बढ़ावा देंगे। तो इनका यह नीति था कि अरब कंट्री यानी कि अरब से लेकर मलाक्का तक, जो कि मलेशिया वाले क्षेत्र से, यानी कि अरब से लेकर मलाक्का तक का इनका विस्तार होना चाहिए थे। ये इस नीति से आते हैं, ठीक है। इनका विस्तार नीति क्या है, मलाक्का से लेकर अरब तक ये अपना अधिकार जमाना चाहते थे। देखिए तब अगर बात करें इनका अधिकार का, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1507 में इनके साथ एक युद्ध होता है। 1507 में ये युद्ध करते हैं किसके साथ, अरब कंट्री के साथ। यानी कि अरब कंट्री के साथ ये युद्ध करते हैं। और युद्ध करने के देखा जाए तो ये पहले युद्ध में तो ये इनकी हार होती है, लेकिन वही अगले साल जो है ये जीत जाते हैं। जीतने के बाद अरब से लेकर के मलेशिया तक इनका प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। और इस तरह से देखा जाए तो यानी कि दक्षिण भारत पर कालीकट तो इनका अधिकार हो गया। और कालीकट पर अधिकार होने के बाद ये जो है एशिया माने कि मतलब कि मलाक्का से लेकर अरब तक अपना व्यापार करने के लिए फ्री हो गए, ठीक है। अब आते हैं आपके अल्बुकर्क और निनोडू कुना, ठीक है। तो अब अल्बुकर्क की बात करते हैं। देखिए अल्बुकर्क क्या है रणनीति आगे। देखिए अब बात करते हैं हम अल्बुकर्क को, ठीक है। यानी अल्बुकर्क जो है 1509 में आता है, ठीक है। यानी अल्बुकर्क जो है 1509 में आता है, ठीक है। अब अल्बुकर्क का क्या है काम, यानी कि जब अल्मोड़ा 1505 में आता है, 1505 में आने के बाद अरब कंट्री के जो मतलब कि अरब जो जिसका विस्तार था उसको कंट्रोल करता है, उसके साथ युद्ध करता है। और अरब से लेकर के मलेशिया तक, यानी कि जो दक्षिणी यानी कि जो हिंद महासागर है उस पर इसका मतलब कि व्यापार का फ्री मिल जाता है। यानी कि यह व्यापार कर सकता है अल्मोड़ा, ठीक है। अब देखिए अब अल्बुकर्क जो 1509 में आता है, यहां पर देखिए तो इसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, यह गोवा पर अपना अधिकार करता है। यानी कि सबसे पहले कालीकट के बाद यह गोवा पर अपना अधिकार करता है। 1510 में आते ही 1510 में अपना गोवा पर अधिकार करता है और यहाँ से अपना शासन प्रशासन भी यह आगे करता है। देखिए अब बात मतलब कि मेन अगर अल्बुकर्क का मुख्य रूप से अगर काम देखा जाए तो यह जो है अपने व्यापार को विस्तारित किया। यानी कि अल्मोड़ा के समय से तो यह मतलब कि बिल्कुल फ्री है कि मतलब व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अल्बुकर्क जो है जगह जगह पे, जैसे कि अब 1510 में गोवा पर अधिकार किए, ठीक है, गोवा को अपना अधीन किया। साथ में देखा जाए तो श्रीलंका, मलाक्का द्वीप, पेंगू,
ये सब जो आयरलैंड है इस पर अपना अधिकार कर लिया है। अधिकार करने का मतलब कि अगर देखा जाए तो यहाँ से इन जो आयरलैंड है इस पर अपना व्यापार करना शुरुआत कर दिया। कौन? अल्बुकर्क। ठीक है, अब देखिए यानी कि पूरा विस्तार कर लिया। अब अल्बुकर्क जो है यह एक नीति के साथ आता है। इसका नीति क्या है? विवाह करना। ठीक है, यानी कि अल्बुकर्क जो है एशिया में आता है व्यापार करने के साथ साथ अपने पुर्तगाली कंट्री का सांस्कृतिक सभ्यता भी साथ में लाता है। यानी कि अल्बुकर्क जो है एशियाई मतलब कि दक्षिण यानी कि भारतीय महिला से यह अपना भारतीय महिला से शादी विवाह करता है। ठीक है, विवाह की नीति लाता है और महिला के साथ विवाह करता है और इस तरह से अपना पुर्तगाली वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। कौन? दक्षिण भारत पे। ठीक है, उसके बाद आता है कौन? नीनो डी कुन्हा। अब नीनो डी कुन्हा को देखा जाए तो ये आते हैं 1529 में। 1529 में आते हैं। यानी कि अगर अल्बुकर्क को देखा जाए तो अगर ये भारत है, ठीक है, अल्बुकर्क को देखा जाए तो मतलब कि ये पूरा क्षेत्र इसके अधीन है। ठीक है, और अल्बुकर्क के समय ही यह कुन्नूर यानी कि जो तमिलनाडु है यहाँ पर भी अपना जैसे कि अब गोवा पर अधिकार, श्रीलंका पे, मलाका पे, पेंगू, कुन्नूर, ये जो ऐसे जगह है आयरलैंड है वहां पर अपना अधिकार जमाता है। ठीक है, अब नीनो डी कुन्हा आते हैं 1529 में। तो ये आते हैं तो गोवा को अपना क्या बनाते हैं? इनका कार्यकाल कहां से स्टार्ट होता है? गोवा से। अब गोवा नीनो डी कुन्हा के क्षेत्र, नीनो डी कुन्हा के समय कौन कौन से क्षेत्र में विस्तार होता है? तो देखा जाए दक्षिण भारत के ये पूर्वी वाला इलाका है। इसमें अगर खास कर देखा जाए तो सबसे पहले इनका सतगांव, और चटगांव पर यह अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं और यहाँ से अपना व्यापार को बढ़ाते हैं। साथ में देखा जाए तो ये अकबर के अनुमति से ये हुगली पर भी अपना विस्तार करते हैं। ठीक है, फिर बढ़ते समय के अनुसार जागीर के फरमान से ये बुंदेल पर भी अपना अधिकार करके इस तरह से अपना व्यापार को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब मेन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अल्बुकर्क के समय दो चीज देखने को मिलता है। पहला क्या है? गुजरात और दूसरा बंगाल। तो बंगाल वालों तो मैंने बता दिया कि जैसे बंगाल के नवाब महमूद शाह के फरमान से यानी कि महमूद शाह के अनुमति से सतगांव और चटगांव ले लेते हैं और यहाँ पर लेने के बाद अपना व्यापार करता है। ठीक है, अब गुजरात में देखा जाए बहादुर शाह। ठीक है, तो बहादुर शाह जो है यह नीनो डी कुन्हा के साथ समझौता करता है। नीनो डी कुन्हा के साथ समझौता करता है क्या? यानी कि जब मुगल राजा यानी कि यहाँ पर कौन थे? हुमायूं। जब हुमायूं आक्रमण कर रहा था तो आक्रमण के डर से गुजरात के शासक बहादुर शाह जो है नीनो डी कुन्हा से समझौता कर व्यापार के लिए एग्री कर लेते हैं। यानी कि वेनिस द्वीप पे उनका अधिकार हो जाता है व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये है कि किस तरह पुर्तगाली वास्को डी गामा, अल्मोड़ा, अल्बुकर्क तथा नीनो डी कुन्हा। ठीक है, अब गालियों के बाद बात करेंगे हम लोग डच की। ठीक है, तब तक ले जय हिंद। आज का वीडियो यहीं तक रहा।